हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारा सेकंड डे है आज एडवांस लेवल के वर्कआउट में। लास्ट वाले चैप्टर में हमने लेग्स का कवर किया था। ओके, इससे पहले हमने बिगिनिंग लेवल का वर्कआउट, फिर उसके बाद में इंटरमीडिएट लेवल का वर्कआउट, उनका चार्ट कैसे बनाते हैं उस पर डिटेल से डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने एडवांस लेवल चालू किया। तो इसमें एडवांस लेवल में 7 दिन में हम कौन कौन सा वर्कआउट करेंगे, एवरी डे का वर्कआउट चार्ट में क्या क्या मेंशन रहेगा, उससे रिलेटेड टॉपिक को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसमें पहला दिन वाला जो हमारा वर्कआउट शेड्यूल था वो लेग्स वाला। तो हमने लास्ट वीडियो में लेग्स की एक्सरसाइज से रिलेटेड सारी एक्सरसाइज का डिस्कशन किया और उसमें से जो बेस्ट एक्सरसाइज चूज करके जो चार्ट बनाया था जिसको हम ऐड करते हैं आपके एडवांस लेवल के वर्कआउट में। अभी उसके बाद सेकंड डे, जैसे समझो आपने पहले लेग्स किया, पहले दिन आपने लेग्स का वर्कआउट किया, फिर सेकंड डे अभी क्या होएगा, तो सेकंड डे का शेड्यूल जो है वो कार्डियो में आएगा। फिर थर्ड डे बैक बाइसेप, फिर फोर्थ डे एब्स करेंगे। ओके, फिर है CST, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप, और उसके बाद में फिर से एक बार कार्डियो। तो एडवांस लेवल के वर्कआउट में 2 बार एरोबिक एक्सरसाइज का एक्टिविटी होएगा। इसमें आप वेरिएशंस कर सकते हैं, जैसे एक बार आपने समझो रनिंग वगैरह कुछ किया या स्पोर्ट्स खेला है, फिर नेक्स्ट टाइम आपने स्विमिंग किया, तो वो सारा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसकी वेरिएशंस को कैसे चूज करते हैं। ओके, तो कार्डियो में क्या है, मेन चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहले सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये है कि ये स्पेशल पॉपुलेशन के लिए नहीं है। कोई भी सीनियर सिटीजन है या छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी या किसी को हेल्थ इश्यूज है तो ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनको पूरी देख रेख के साथ में ही एरोबिक एक्सरसाइज करवाना चाहिए। ये आपके हार्ट से रिलेटेड है, तो कभी भी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसीलिए उनको अपनी किसी पर्टिकुलर उनका जो पर्सनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर रहेगा उनकी देख रेख में उनसे अप्रूवल मिलने के बाद ही एक्टिविटी चालू करें, चाहे वो एडवांस लेवल पे रहें, चाहे वो बिगिनिंग लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे। तो ये नॉर्मल लोगों के लिए है जो डेली रूटीन में हाई इंटेंसिटी के साथ में वर्कआउट करते हैं। ओके, तो ये अपना इसमें देखिए ये पूरा देर का ये हमने चार्ट बनाया है, इसमें से एक्सरसाइज सेलेक्ट करके तो हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कार्डियो का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले वार्म अप होता है। डायरेक्ट ऐसे ही आप स्टार्ट नहीं करें एकदम फास्ट रनिंग। अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हैं तो थोड़ा 4-5 मिनट आपको, जैसे आपका कोई भी टारगेट स्पीड है, आप 8 की स्पीड पर भागना चाहते हैं, 10 की स्पीड पर भागना चाहते हैं, तो 0 से लेके वहाँ तक पहुँचने के बीच में जो पीरियड होता है वो वार्म अप पीरियड होता है। तो उसमें आपको आहिस्ते आहिस्ते 1-1 मिनट के बाद में एक स्टेप करके उसका स्पीड बढ़ाना है। ओके, इस तरह से वार्म अप करेंगे। फिर बाद में जब आप कंप्लीट कर लिया, आपका टारगेट अच्छी हो गया, समझो अगर आप 10 की स्पीड पर भाग रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा जो भी टाइम, तो फिर उसके बाद में जैसे आपका टाइम पूरा हुआ एकदम से स्विच ऑफ नहीं करेंगे। अगर आप ट्रेडमिल यूज कर रहे हैं तो बाहर रनिंग कर रहे हैं तो एकदम से स्टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम तेज़ हाई इंटेंसिटी के साथ में बॉडी में कोई भी मूवमेंट करते हैं, रनिंग कर रहे हैं, फास्ट एरोबिक एक्सरसाइज, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है, हार्ट रेट बहुत फास्ट होता है, ब्लड का जो पंपिंग सर्कुलेशन है वो एक रिदम में होता है। तो जैसे ही हम एकदम से रुकते हैं तो वो ब्लड वेसल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो वो पेनफुल हो सकता है, कभी इंजरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमेशा वार्म अप और कूल डाउन को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देंगे। तो जब भी रुकेंगे तो थोड़ा स्लो करके आपको रुकना है। तो ये आपका वार्म अप और कूल डाउन का जो 5-5 मिनट है वो आपके इस पीरियड में काउंट नहीं होगा। ओके, जितने भी टाइम का आप कर रहे हैं। तो हमने लास्ट वाले बिगिनिंग लेवल पर देखा कि आप 20 से 30 मिनट कार्डियो कर रहे हैं, फिर उसमें 40 से 50 मिनट तक का था इंटरमीडिएट। अभी आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको 1 घंटे का 60 मिनट का आपका टारगेट होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जिस लेवल का आप वर्कआउट करें उसमें 60 मिनट तो होना ही चाहिए। ओके, 60 मिनट्स का ये प्रोग्राम रहता है। तो इस 60 मिनट में आपको वो वार्म अप और कूल डाउन जो है ऐड नहीं करना है। ओके, चलिए, तो जब भी हम कार्डियो स्टार्ट करेंगे तो पहले वार्म अप करेंगे, फिर आप पूरा प्रोग्राम खत्म करके बीच बीच में आपको जो है हार्ट रेट ट्रैक करना है। हाई इंटेंसिटी लेवल, जब भी आप एडवांस लेवल का कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हार्ट रेट उस जोन में कितना होना चाहिए ये आपको ट्रैक करना है। तो इसका फॉर्मूला जो है हमने लास्ट वाले चैप्टर में जब भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आप एरोबिक ट्रेनिंग कैसे करते हैं, उसका ट्रैकिंग कैसे होता है,
कैसे इंटेंसिटी चूज करते हैं, उस चैप्टर में हमने पूरा डिटेल से डिस्कस किया है। तो जो एडवांस लेवल का वर्कआउट है उसमें आपका इंटेंसिटी लेवल जो है वो 70% से लेके 85% तक होना चाहिए। इस रेंज में आपको ये आपका टारगेट हार्ट रेट होना चाहिए। अब ये परसेंटेज से कैसे कवर होगा, वो हार्ट बीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका ये फॉर्मूला है जो उस चैप्टर में हमने पूरा डिटेल से डिस्कस किया, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। आपको इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो मैक्सिमम हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट और हार्ट रेट रिजर्व और THR, टारगेट हार्ट रेट। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। मैक्सिमम हार्ट रेट एकदम ब्रीफ में हम थोड़ा सा करते हैं 2 मिनट में। जैसे मैक्सिमम हार्ट रेट है मतलब एक अनबॉर्न बेबी का जो हार्ट रेट होता है, फीटस का जो हार्ट रेट होता है, वो मैक्सिमम एक इंसान का हार्ट रेट है। फिर उसके बाद में रेस्टिंग हार्ट रेट, वाइल रेस्टिंग, जब भी आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी रेस्ट कर रहे हैं, तब भी जो आपका हार्ट रेट रहेगा उसको रेस्टिंग हार्ट रेट बोलते हैं। फिर उसके बाद में HRR, तो जो मैक्सिमम हार्ट रेट है उसमें से अगर आप रेस्टिंग वाला माइनस करेंगे तो वो आपका हार्ट रेट रिजर्व्ड आएगा। ओके, तो और ये है टारगेट हार्ट रेट। अगर समझो आप यहाँ बिगिनिंग लेवल पर वर्कआउट कर रहे हैं तो ये आपका 50 to 60, 65 हो जाएगा। इस रेंज में आपको एक्टिविटी करना है। और अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो 70 से 80 के बीच में। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब वो 50 to 60 और 60 to 70 हो गया दोनों लेवल पे। अब यहाँ पे 70 के बाद से आप सीधा 85 तक का टारगेट कर सकते हैं। तो टारगेट हार्ट रेट के लिए कोई भी, जैसे हमने समझो ये टारगेट हार्ट रेट यहाँ आपने सेलेक्ट किया, एडवांस लेवल पे 70 to 85% अपना होना चाहिए। तो कैसे आएगा, तो आपको क्या करना है, ये पहले ये देखना है कि मैक्सिमम हार्ट रेट क्या है। ओके, मैक्सिमम हार्ट रेट मतलब 220 होता है एक अनबॉर्न बेबी का। इसमें से माइनस करना है आपको एज। ओके, एज माइनस करना है क्योंकि फिटस का हार्ट रेट है, तो जिसका इंडिविजुअल निकालेंगे उसका एज माइनस करेंगे तभी जाके उसका मैक्सिमम आएगा, नहीं तो ये फिटस का रहेगा 220। तो फिर इसके बाद में क्या है, रेस्टिंग हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट मतलब आपका जो नॉर्मल रहता है 70 से 80 के बीच में, जनरली सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोगों का 70 से 80 के बीच में रहता है। तो इसको आप माइनस समझो, अगर आप एक एग्जांपल लीजिए यहाँ पे, ये 70 से 80 के बीच में रेस्टिंग हार्ट रेट आ रहा है। ओके, रेस्टिंग हार्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये नॉर्मल होता है। लेकिन एक बंदे का एग्जांपल लेते कि समझो कोई भी 20 साल का है, 20 ईयर्स का है, तो उसका लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा मैक्सिमम हार्ट रेट, MHR 200 हो जाएगा। अब यहाँ हार्ट रेट रिजर्व निकालना अपने को, ठीक है। तो जो भी इंटेंसिटी आप टारगेट कर रहे हैं इसके साथ में उसको मल्टीप्लाई करना कि आप ये HRR को परसेंटेज, जो भी इंटेंसिटी का परसेंटेज है, ओके यहाँ पे मैं I लिख देता हूँ, I परसेंटेज प्लस रेस्टिंग हार्ट रेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टारगेट हार्ट रेट। तो टारगेट हार्ट रेट जो आएगा वो एक कोई पर्टिकुलर आएगा। समझो अगर आपने 70 लिया तो 70 के हिसाब से आएगा। समझो अगर 150 हार्ट बीट पर मिनट आ रहा है तो फिर आप अपर लिमिट के लिए 85 भी लेंगे, तो यहाँ 85 का निकालेंगे तो 150 से 165 को पकड़ के चलिए आप अंदाजन। तो 150 से 165 की हार्ट बीट के बीच में आपको रनिंग करना है। ओके, ये समझ गए। तो ये आप वो फॉर्मूला उसमें देखेंगे तो एकदम इजी आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे निकालते हैं। तो ये तो एकदम बेसिक ये चीज़ें हो गई कि आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी हार्ट रेट के बीच में भाग रहे हैं। आपका हार्ट रेट ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी इंटेंसिटी से ज़्यादा लोड लेंगे तो क्या होएगा, हार्ट पे लोड आएगा, अननेसेसरी डीजीनेस फील होएगा, फेंटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हार्ट रेट अपना जो कैपेसिटी है इससे नीचे अगर भागते हैं तो फिर आप इंटेंसिटी जो एडवांस लेवल का जो वर्कआउट चूज किया उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके लिए एकदम लो इंटेंसिटी हो जाएगा। तो पहली चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको ये चेक करना है कि आप एडवांस लेवल पे जो एरोबिक एक्सरसाइज करें उसमें आपका हार्ट रेट का जोन कितना, आप अपनी एज के हिसाब से निकालेंगे कि ये मेरा हार्ट रेट का जोन है। कोई भी एक्टिविटी करें, चाहे आप ट्रेडमिल करें, बाहर भाग रहे हैं, स्विमिंग करें, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अपना हार्ट रेट हमेशा ट्रैक करें, उस रेंज में होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, आप हाँ अपने ब्रीथलेस फील हो रहा है तो थोड़ा सा स्लो डाउन, ओके। और एकदम अपनी रेंज से नीचे जा रहा तो थोड़ा सा अपने आप को पुश करने की कोशिश करें, तभी जाके आपका ग्रोथ होएगा, आपका इम्प्रूवमेंट जो होएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो तभी होएगा। ओके, तो ये तो हो गई अपनी। चालू करने से पहले आपको वो एक ग्राफ देखना है कि आपको कितनी रनिंग करनी, और वार्म अप हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में अब आपको ये देखना है कि आप जो एक्सरसाइज करते हैं कार्डियो का, वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास और कौन सा बेटर है।
पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे लिखा रनिंग। ओके, रनिंग एक ऑप्शन है, उसके अंदर ट्रेडमिल पे आप रनिंग कर सकते हैं, सैंड पे मतलब बीच साइड में, और ग्राउंड पे रनिंग होता है, ट्रैक पे होता। तो सबसे बेस्ट जो होता है वो ट्रैक पे होता है, क्योंकि ट्रैक जो है ना पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया जाता है इम्पैक्ट कम करने के लिए, और कॉम्पैक्ट भी होता है लेकिन इतना ग्राउंड जितना इम्पैक्टफुल नहीं होता, तो नी के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ओके, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ जो है, अब आप इसमें देखिए ग्राउंड पे, ये ग्राउंड से बेहतर है। ओके, और सैंड पे रनिंग क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि सैंड पे क्या होता है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जब हम सैंड पे रनिंग करते हैं तो क्या हो रहा है, जब हम भागते हैं तो जब भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स जनरेट करते हैं तो सैंड मतलब खोखला होता है, ऐसा सॉफ्ट होता है ना, तो वो क्या होएगा, पीछे की तरफ आधा जाएगा। जो आपका इम्पैक्ट, समझो यहाँ से अगर मैं इधर भाग रहा हूँ तो पहले पैर जो है इधर धक्का मारेगा, तो अगर ये ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा तो आपका जो फोर्स जनरेट किया था उसका थोड़ा बहुत फोर्स यहाँ से कम हो जाएगा, तो आपको उतना भाग नहीं पाएंगे। इसीलिए जब भी हम रेत पे भागते हैं या पानी में भागते हैं तो स्पीड कम हो जाता है, उतना तेज़ नहीं भाग सकते हैं। क्यों, उसका रीज़न ये बियॉन्ड फोर्स जो है, ये बियॉन्ड फोर्स जो है कम हो जाता है। ओके, तो जब भी आप रहते, इसलिए यहाँ पे एक माइनस पॉइंट है कि आपका बियॉन्ड फोर्स की वजह से स्पीड कम हो जाएगा। आप एफर्ट जितना डाल रहे हैं उतना आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी कंपटीशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ऐसे बीच पे भागने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पैक्ट सरफेस होना चाहिए, ट्रैक होगा तो ये थोड़ा प्रोफेशनल रहता है, तो ज़्यादा अच्छी बात है। ट्रेडमिल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर आप जिम में जा रहे हैं, एसी में आपको रनिंग करना है, तो उस कंडीशन में ट्रेडमिल, क्योंकि ट्रेडमिल क्या होता है, इस पर जो बेल्ट लगा रहता है वो बेल्ट खुद इससे घूमता रहता है। आपको सिर्फ समझो, अगर आप उधर खड़े हैं ट्रेडमिल पर, ट्रेडमिल जैसे चलता है वो बेल्ट पीछे जाता है, तो आप पीछे ना जाएं इसके लिए आप वॉक कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड के साथ ग्राउंड फिक्स रहता है, ग्राउंड में फिक्स जगह से आपको इम्पैक्ट करना रहता है, और वो पट्टी पे जो ट्रेडमिल पे पीछे जा रहा है उसको रुकने के लिए आप ये करते हैं। तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होता, और पट्टी को फॉलो करना, ट्रेडमिल पे क्या बेल्ट को फॉलो करते हैं, तो इतना इफेक्टिव नहीं होता। और दूसरा, इस पे इम्पैक्ट कम होएगा इसके कंपैरिजन में, लेकिन इस पे अगर आपने प्रैक्टिस किया है और आपको कंपटीशन खेलना है, मतलब रनिंग का, मैराथन का, कुछ भी, तो आप वहाँ नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि इसका प्रैक्टिस यहाँ काम नहीं आएगा। ये डिफरेंट टाइप का प्रैक्टिस होता है, इस पर डिफरेंट टाइप का मूवमेंट होता है, तो वो बॉडी को एडेप्टेशन जो है दोनों का डिफरेंट होता है। इसलिए आपको ट्रेडमिल को नॉर्मल, अगर आपको एक्टिविटी करना तो ठीक है, अदरवाइज इसको अवॉइड करेंगे, सैंड को अवॉइड करेंगे, ग्राउंड को अवॉइड करेंगे। अगर ट्रैक है तो ट्रैक, नहीं है तो फिर आप ग्राउंड पे सिलेक्शन करेंगे। ओके, तो पहला हो गया रनिंग से रिलेटेड एक्टिविटी। फिर दूसरा हो गया स्विमिंग। ये सबसे बेस्ट होता है, स्विमिंग एक्टिविटी एरोबिक एक्सरसाइज के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसमें आप नॉर्मल वाटर या कोल्ड वाटर, दो ऑप्शंस होते हैं जो आउटडोर स्विमर्स होते हैं ओपन एरिया में, लेक्स वगैरह। तो देखो इस दोनों में क्या फ़र्क है नॉर्मल वाटर में और इसमें। कोल्ड वाटर में जब भी स्विमिंग करते हैं तो कोल्ड वाटर हमारा बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर है 37 डिग्री, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में हमारा बॉडी के जितने भी फंक्शनिंग होती है, जितने भी हार्मोन्स, एंजाइम, पर्टिकुलर ग्लैंड्स, सारा सिस्टम उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर के अंदर ही काम करता है। अगर वो टेम्परेचर थोड़ा भी ऊपर नीचे होएगा तो पूरा बॉडी का सिस्टम गड़बड़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जब कोल्ड वाटर में स्विमिंग करते हैं तो बॉडी बाहर का जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी कम है, तो वो क्या करेगा, बॉडी के टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा। तो बॉडी का टेम्परेचर कम होएगा तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि बॉडी को बैलेंस करना, तो आपको ब्रेन को मैसेज जाएगा कि भाई टेम्परेचर कम हो गया है, तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो तुरंत बॉडी एक मैकेनिज्म चालू करेगा अंदर से, ताकि वो टेम्परेचर फिर से बढ़ा सके, कोर टेम्परेचर फिर से बढ़ा सके। तो क्या करेगा, मसल्स के अंदर ऐसा माइल्ड लेवल पर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, शिवरिंग टाइप का, जैसा हम बोलते हैं ना ठंडे पानी में या ठंड में कैसा एकदम वाइब्रेशन होता है बॉडी में, शिवरिंग होने लगता है। तो ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से हीट जनरेट होएगा और वो टेम्परेचर वापस उस लेवल पे आ जाएगा। तो उसमें मेटाबॉलिज्म बढ़ता है थोड़ा, जब भी आप इसमें करते हैं तो इसमें मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। अपना एक बेनिफिट है कि आपके अंदर का सिस्टम है, मसल कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है, तो उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक बढ़ता है। इसलिए आपने देखा रहेगा कि आप ठंडे पानी से जब भी स्विमिंग करके बाहर निकलते हैं तो बहुत तेज़ भूख लगता है,
तो उसका एक रीज़न ये है कि पहला तो है कि आपका फुल बॉडी का मूवमेंट और अपर लिम्स लोअर लिम्स सारे एक्सट्रीमिटीज इसमें इन्वॉल्व है, और तो एक्टिविटी अच्छा हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, और उसके अलावा आपका टेम्परेचर फाइट कर रहा है, तो इसकी वजह से भी कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न हो रहा है। तो आपका एक तरह से BMR बढ़ाने में ये काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए ये स्विमिंग का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फिर है क्रॉस ट्रेनर। अगर आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उधर अलग अलग टाइप की डिज़ाइन के एंगल पे उसका डिफरेंट फेस की वजह से ये मशीनें बनी हुई, जैसे एलिप्टिकल हो गया, क्लाइंबर हो गया, आर्क ट्रेनर हो गया, डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट के लिए, तो ये कर सकते हैं। ट्रेडमिल से ये ज़्यादा बेटर हैं। अगर आप नॉर्मल फिटनेस के लिए कर रहे हैं तो रनिंग कर रहे हैं ट्रेडमिल पे, उसकी बजाय हमेशा ये चूज करिए, क्योंकि ट्रेडमिल के अंदर जो आपका मूवमेंट हो रहा है वो सिर्फ लोअर बॉडी में हो रहा है, लोअर लिम्स में हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका फुल बॉडी वर्क कर रहा है, अपर लिम्स और लोअर लिम्ब का क्रॉस ट्रेनिंग हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस ट्रेनर। तो इसका एक फ़ायदा है कि आपका पूरा बॉडी इन्वॉल्व है, तो इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा ट्रेनिंग, ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन, ज़्यादा माइक्रो ट्रामा, ज़्यादा कैलोरीज बर्न। तो अगर आपको ट्रेडमिल से ज़्यादा, अगर ट्रेडमिल ही चूज करना तो उसमें जिम फ्लोर पर अगर आपको मशीनरी चूज करनी है एरोबिक एक्सरसाइज के लिए, तो ट्रेडमिल की बजाय हमेशा एलिप्टिकल यूज करेंगे या फिर क्लाइंबर। ये तीनों सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ओके, इसलिए इसको क्रॉस ट्रेनर बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ लोअर लिम्ब काम करेगा, इसमें फुल बॉडी। फिर इसके बाद में हम देखते हैं फोर्थ है डांस। कोई भी आप फिजिकल डांस एक्टिविटी, जुम्बा वगैरह ये करते हैं तो वो भी एक तरह का एरोबिक एक्सरसाइज, वो भी कार्डियो का ट्रेनिंग है। फिर इसके बाद में एनी स्पोर्ट्स, कोई भी आप स्पोर्ट्स का एक्टिविटी करते हैं तो वो भी एरोबिक में आता है। तो आप स्पोर्ट्स खेल के भी अपना एरोबिक ट्रेनिंग का पूरा सेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको ट्रेडमिल पर रनिंग ही करना पड़ेगा, आप स्पोर्ट्स खेल के भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें भी फुल बॉडी मूवमेंट होता है, डिफरेंट टाइप के सफलिंग होती है, या इधर भागे उधर लेफ्ट राइट, तो उससे क्या बॉडी को नया मूवमेंट सीखने को मिलता है, तो वो हमेशा चैलेंजिंग रहता है स्पोर्ट्स। ओके, तो इस तरह से अपना स्पोर्ट्स का हो गया। फिर इसके बाद में साइकिलिंग। तो साइकिलिंग क्या होता है, साइकिलिंग में एक तो लोअर लिम्ब काम कर रहा है, ठीक है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, और ऊपर से रेस्टेड पोजीशन में आप बैठे हैं तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है। वॉक में और साइकिलिंग में फ़र्क है, जितना इफेक्ट आपको वॉक रनिंग देगा उतना साइकिलिंग नहीं देगा। ओके, और फिर इसके बाद में किक बॉक्सिंग। अगर आप किक बॉक्सिंग कर रहे हो तो ये भी एक तरह का एरोबिक एक्सरसाइज है। ओके, मिक्स मार्शल आर्ट वगैरह या किक बॉक्सिंग, इससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ है लर्निंग का, आर्ट से रिलेटेड, तो भी आपका एरोबिक में आता है। फिर आता है फंक्शनल ट्रेनिंग। जितनी भी टाइप की फंक्शनल ट्रेनिंग होती है, वो ऊट पटांग वाला जो वर्कआउट होता है, फैंसी वर्कआउट, मतलब 1 घंटे के अंदर आपको कम से कम रेस्ट पीरियड की मतलब रेस्ट पीरियड जो रहेगा 2 सेट के बीच में कम रहेगा। तो कोई भी आप फिजिकल ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी का मिक्सचर करते हैं, एरोबिक और एन एरोबिक, वेट ट्रेनिंग, लाइट वेट ट्रेनिंग और लाइट एरोबिक का मिक्स करके जो कॉम्बो बनाते हैं फंक्शनल ट्रेनिंग के लिए, तो वो भी एक तरह का ये एरोबिक एक्सरसाइज को डोमिनेट करता है। इससे आपका स्टेमिना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होएगा, स्ट्रेंथ नहीं। फिर इसके बाद में आता है रोइंग। रोइंग ये भी बहुत अच्छा एक्टिविटी है। रोइंग मतलब एक तो वो बैठ के हम रोइंग करते हैं जिसमें एक पंखा चलता है, ये एक आता है जिसमें हाथ से ऐसा रोइंग करते हैं, आपने देखा रहेगा क्रॉसफिट में, रिबॉक क्रॉसफिट में ऐसा दिखाते हैं। तो ये दोनों टाइप का रोइंग, ये भी बहुत अच्छा एक्टिविटी है, ज़्यादा फोर्सफुल, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से ये मूवमेंट होता है। तो ये इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है अपना चार्ट में। तो सबसे पहले देखो हमने चार्ट में क्या सेलेक्ट किया। अगर आप 60 मिनट कर रहे हैं तो 5 मिनट वार्म अप का अलग से, 5 मिनट कूल डाउन का अलग से। अभी 60 मिनट आपको एक्टिविटी करना है, तो आप कैसे अपना प्रोग्राम करेंगे? तो आपको क्या करना है, इसको अल्टरनेटिव करना है, घुमा के। समझो अगर आपने एक बार क्लास किया है तो उसमें इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं आप। ओके, क्योंकि ये तीनों सिमिलर है, रोइंग कर रहे हैं, क्रॉस ट्रेनर कर रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं बाहर ट्रैक पे है, तो ये तीनों मैचिंग वाले। तो एक क्लास में आपको क्या करना है, ये लेना है। तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है, ठीक है। और या फिर अल्टरनेट भी कर सकते हैं। समझो जब भी इस ग्रुप का टर्न आएगा, समझो ये वाला क्लास का आएगा तो इसमें एक बार ये ले लिया आपने, एक बार ये ले लिया, एक बार ये ले लिया, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर सेकंड क्लास जो होता है उसी वीक का बता रहा है, जैसे समझो ये आपने फर्स्ट क्लास कर लिया, ओके, ये फर्स्ट क्लास में कर लिया, फिर सेकंड क्लास में आप ये करेंगे, ओके। सेकंड क्लास में एक स्विमिंग क्लास कर लीजिए, अगर आपके लिए इजी है, कन्वीनियंट है, सुविधा उपलब्ध है, तो ये जो स्विमिंग का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है। ये स्पेशल पॉपुलेशन के लिए भी होता है, किसी को इंजरी है, प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इम्पैक्ट लेस होता है, एकदम कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। तो
घुटने का जॉइंट है, किसी को दर्द है या कहीं पे कोई भी जॉइंट में प्रॉब्लम है तो पानी के अंदर इम्पेक्ट नहीं आता, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ऊपर से कोर टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है तो आपका BMR बढ़ता है। तो ये सेकंड बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद में कोई भी एक स्पोर्ट्स का एक्टिविटी आप कर सकते हैं। तो अगर आप ये साइकिल चलाने की एक बार आपने कार्डियो किया तो ये तीनों में से एक कुछ कर लिया। सेकंड टाइम जब भी कार्डियो का टर्न आएगा फिर आपने स्विमिंग का एक क्लास कर लिया। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आपका क्लास आएगा एरोबिक एक्सरसाइज का तब भी आपने कोई भी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लिया। तो ये सारी चीज़ें कभी करना जब आपके पास वो अवेलेबिलिटी है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो एक बार स्विमिंग बेस्ट है, फिर एक बार ये स्पोर्ट्स। तो ऐसा अल्टरनेट करने से कैसा बोर्डम नहीं रहेगा, ऐसा बोरिंग नहीं लगेगा आपको कार्डियो ट्रेनिंग। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा वेरिएशंस चाहिए तो उसके लिए सबसे बेस्ट। अदरवाइज़ रनिंग का प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा, इससे आप कोई भी कंपटीशन में भी जा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल भी आप मैराथन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब कर रहे हैं तो फिर आपको इसके लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा एक पॉइंट कि गोल ओरिएंटेड। आपका गोल क्या है? अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज में गोल क्या है समझो। अगर आप डांस क्लास से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करें तो हमेशा डोमिनेंट आपका डांस क्लास होना चाहिए। अगर आप किक बॉक्सिंग में हैं प्रोफेशनली तो आपको इसका ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स को डोमिनेंट रखना। 3 क्लास में से 2 क्लास आपका एरोबिक स्पोर्ट्स से होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मैराथन भागने का प्लान करें तो फिर आपको रनिंग का ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप स्विमिंग कंपटीशन में है तो स्विमिंग का क्लास ज़्यादा होना चाहिए, रनिंग का कम होना चाहिए। इस तरह से इसको गोल ओरिएंटेड भी हम बना सकते हैं। पर बेसिक चीज़ ये है, आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी आप ये वाले एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें आपका फुल बॉडी मूवमेंट होता है। ये जिम के लिए, जिम फ्लोर पे बेस्ट रहता है, ठीक है। या फिर स्विमिंग से रिलेटेड ये अगर आपकी फैसिलिटी है तो ये 2 चीज़ आपको ये चूज करना है। तो ऐसा करके आपको 3 वेरिएशंस मिलेंगे। इसमें 3 क्लास कर रहे हैं आप, सीक्वेंस वाइज 3 क्लास करें। एक बार आपने जिम में इक्विपमेंट या बाहर रनिंग कर लिया, सेकंड टाइम स्विमिंग कर लिया और थर्ड टाइम आपने कोई भी स्पोर्ट्स कर लिया। तो इस तरह से आपका ये एक्टिविटी होएगा। और इसको 60 मिनट का एक टारगेट रखिए कि आपको वार्म अप और कूल डाउन के अलावा 60 मिनट का टाइम इसको देना है। ओके, तो ये आपका कार्डियो का ट्रेनिंग हो गया। फिर इसके बाद में फुल बॉडी स्ट्रेच करना नहीं भूलेंगे, कुछ भी हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि आप कितना अच्छा स्ट्रेचिंग करते हैं। आफ्टर दैट फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, ओके, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फुल बॉडी स्ट्रेच करना है, चाहे आप कोई भी ट्रेनिंग करें तभी भी, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तभी भी, स्विमिंग करें तो भी, उसके बाद साइकिलिंग करें तो भी, उसके बाद डांस करें, उसके बाद हर एक एक्टिविटी के बाद में स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्टिविटी के इमीडिएटली बाद स्ट्रेचिंग करने से ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप समझो 2 घंटा 3 घंटे का गैप हो गया फिर स्ट्रेचिंग करें तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। क्योंकि जब मसल पूरा बॉडी वार्म रहता है, मसल में रिसेंटली मूवमेंट हुआ रहता है तो कैसा कनेक्टिव टिश्यू जो है वो थोड़ा सा वार्म रहता है। तो उस टाइम पे अगर आप करते हैं स्ट्रेचिंग तो ज़्यादा खोल सकते हैं, जॉइंट्स को ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका कूल डाउन होएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करके रुक जाता है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू को और खींचता है, तो वो जाम कर देता है। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि स्ट्रेचिंग का भी एक पर्टिकुलर विंडो होता है, वो आता है वर्कआउट के तुरंत बाद से लेके 15-20 मिनट तक का। तो उस पीरियड में आपको स्ट्रेचिंग भी कर लेना है। ओके, तो ये अपना एरोबिक एक्सरसाइज से रिलेटेड है। अभी जैसे समझो अगर आपने ये सीक्वेंस वाइज ले रहे हैं, लेग्स किया फिर कार्डियो किया, तो अभी नेक्स्ट टाइम जब कार्डियो का आएगा ये वाला छट्टा तो हमको फिर से ये चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ये पूरा स्टोरी समझ में आ गया है कि जब भी आपका कार्डियो का ट्रेनिंग आएगा तो आपको क्या करना है, कौन सा पिक करना है, कैसा आपको ट्रैक करना है कि किस जोन में आप भाग रहे हैं, आपका इंटेंसिटी लेवल ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये चीज़ें देखनी है। ओके, और अगर कोई भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी हेल्थ इश्यू रहेगा, जॉइंट से प्रॉब्लम, तो पहले प्लीज़ अपने हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर से आप अप्रूवल लें। सारा चीज़ चेक होने के बाद में जब तक वो बोलेंगे तब तक आप ये एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नहीं तो और ज़्यादा इंजरी ओरिएंटेड हो जाएगा। तो जब भी हम कार्डियो का एक्टिविटी करते हैं तो इसमें 2 बेनिफिट होता है। कार्डियो का तो इम्प्रूवमेंट हो रहा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम,
उसमें इम्प्रूवमेंट आता ही है। आपका हार्ट रेट, हार्ट के मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं। जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट के मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं। जब हार्ट के मसल्स स्ट्रांग होते हैं तो आपका जो है ना ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। जब स्ट्रांग ऐसा जितना एक बीप जब आपका हार्ट एक बार पंप करता है तो 70 ml के समथिंग ब्लड बाहर फेंकता है एक बार में। तो 1 मिनट में ऐसा करके 70 बार वो करेगा। अगर आपका हार्ट बीट 70 है तो 70 से 70 मल्टीप्लाई करिए। लेकिन अगर आपका हार्ट का मसल स्ट्रांग रहेगा तो ये मसल ज़्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये उस जो आउटपुट है इसको आउटपुट को बढ़ा देगा। 70 की जगह बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, तो उनका हार्ट मतलब 70 ml की जगह 125-150 ml तक का भी वन टाइम में वो ब्लड फ्लो होता है। एक टाइम में इतना वॉल्यूम जाता है। इसलिए अगर हमारी बॉडी में किसी का जो नॉर्मल ब्लड वन बीट में कितना जाता है 70, तो उनका जाएगा 150 के लगभग। तो ये डिफरेंस होता है, इसलिए उनका हार्ट रेट कम हो जाता है। हार्ट रेट कम होना, रेस्टिंग हार्ट रेट कम होना मतलब फिटनेस में इम्प्रूवमेंट, क्योंकि उसके हार्ट को इतना फास्ट पंप नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि ब्लड जो भी पंप कर रहा वन टाइम में उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि बॉडी को ऑलरेडी ओवर सप्लाई हो रहा है। तो हमारा हार्ट रेट ज़्यादा कभी होता है, हार्ट रेट बढ़ता कब है, जब बॉडी को सप्लाई नहीं मिल रहा है ब्लड का, तो फास्ट पंप करेगा और बॉडी को जल्दी ब्लड फेंकेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ता जा रहा है। इसलिए हार्ट रेट बढ़ गया। इसका मतलब अपना फिटनेस स्कोर ड्रॉप हो रहा। लेकिन जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट की जितने भी मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगे। आपका ब्लड वेसल है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो है आगे जाके ऐसे छोटी इसमें डिवाइड होती है। ओके, कैपिलरीज में इसको बोलते हैं कैपिलरीज। तो ये समझो ये फ्रेश ब्लड आया ऑक्सीजन के साथ में, ये इसमें मिल गया और ये फिर दूसरा इधर निकल गया, ये ऑक्सीजन खाली करके, न्यूट्रिएंट खाली करके। तो ये जो छोटी पाइपलाइन है, इसमें नई पाइपलाइन बढ़ती है। मतलब बॉडी में बहुत कम चीज़ें ऐसी है जो रीजनरेट होती है ज़रूरत के हिसाब से। तो इसको बोलते हैं नियो कैपिलराइजेशन। एक बहुत ही प्यारा टर्म है। ओके, इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो नियो कैपिलराइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, नई कैपिलरीज का बनना। तो ये कभी होता है जब आप हाई इंटेंसिटी के साथ लंबे टाइम तक ये करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करते तब जाके ये होता है। तो ये जितना ज़्यादा होएगा आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट उतना ही ज़्यादा सप्लाई होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा अपटेक होएगा। तो ये मेन ये डोर होता है कि आप जितना भी जा रहा है अंदर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन, वो मेन लास्ट वाले टिश्यू को कितना मिल रहा है ये डिसाइड करेंगे। तो अगर इनकी संख्या ज़्यादा होगी, यहाँ पे वायरिंग ज़्यादा होगी तो ज़्यादा सप्लाई होगा, तो बॉडी और अच्छा ग्रोथ करेगा। तो सबसे बड़ा एरोबिक का एक्सरसाइज का बेनिफिट ये रहता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका एक बेनिफिट है। जब भी आप कार्डियो कर रहे हैं तो ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए। तो अभी देखिए ये पूरा आपने स्टोरी समझ लिया है कि कार्डियो का ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए, एडवांस लेवल पे कितना दिन करना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है, कौन सा चूज करना है, कितना हार्ट रेट होना चाहिए, ये सब कुछ डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके, अभी नेक्स्ट वाला जो हमारा चैप्टर रहेगा उसमें हम बैक और बाइसेप्स को लेंगे। ओके, तो बैक बाइसेप में शेड्यूल कैसे बनेगा, कितनी बैक बाइसेप की कितनी सारी एक्सरसाइज होती है, उसमें से कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है जो हमको चूज करके हमको यहाँ पे एक चार्ट बनाना है, ताकि आप उस चार्ट को प्रॉपर्ली फॉलो कर सकें और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है। ओके गाइज, तो ये कार्डियो की ट्रेनिंग में आज इतना ही, कल मिलते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।